हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग एमएमई 2 के चैप्टर 15 के 6th क्लास में हैं और ये हमारा जो सम इकोनॉमिक एप्लीकेशन के क्वेश्चंस कराते हैं उसमें ये क्वेश्चन नंबर 5th है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपके पेपर में भी आ चुका है, ये आपके बुक में भी है। इस टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत चेंज करके दे सकते हैं वो आपको। तो यहाँ देखो, ये मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चन आपको डिस्कस कर दिया था। किसी ने किया है ये क्वेश्चन? किसी का आया है आंसर कि जब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इलीगल करते हैं तब प्रॉफिट क्या होगा और पहले करते हैं तब प्रॉफिट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस बताना है। किसी ने किया है क्वेश्चन या नहीं किया है? लगता है किसी ने। अच्छा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वाला किसी ने नहीं किया। ठीक है। यस लवली, आप लवली नाम से ही हो या फिर कुछ और नाम है आपका? आपने एडमिशन ले लिया एमएमई 2 में? माइक भी ऑफ कर रखा है सब कुछ। सिमरन कालरा इज ज्वाइनिंग। ठीक है बच्चे, शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारे पास P1 और P2 दो डिमांड फंक्शन दे रखा था। लास्ट क्लास में डिस्कस कर दिया था क्वेश्चन को। कॉस्ट फंक्शन है 6Q1 और प्लस है Q2। 6Q1 प्लस Q2 है। मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है, तो ये बिल्कुल एग्जाम्पल 3 जैसे है। तो ज्वाइंट रेवेन्यू फंक्शन निकालने में तो दिक्कत होगी नहीं। P1 इंटू क्या कर दो, Q1 कर दो, प्लस P2 इंटू Q2 कर दो, तो रेवेन्यू आ जाएगा 100 माइनस Q1 इंटू Q1 प्लस P2 में करेंगे 80 माइनस Q2 इंटू Q2। तो रेवेन्यू इज इक्वल टू 100 Q1 माइनस Q1 स्क्वायर प्लस 80 Q2 माइनस Q2 स्क्वायर। प्रॉफिट फंक्शन विल बी इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। कॉस्ट कितना है ये देखो ना, ये खुलेगा तो 6Q1 प्लस 6Q2। तो ये तो बहुत इजी है। 100Q1 माइनस Q1 स्क्वायर प्लस 80Q2 माइनस Q2 स्क्वायर माइनस 6Q1 माइनस 6Q2। अब मेरे ख्याल से सभी बच्चों को ये क्वाड्रेटिक ऑप्टिमाइजेशन जो है ये प्रैक्टिस हो गया होगा। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो जरूरी नहीं कि आप क्वाड्रेटिक ऑप्टिमाइजेशन से ही करो। आप चाहो तो इसको मैक्सिमा मिनिमा वो पार्शियल डेरिवेटिव से भी कर सकते हो, जो हम चैप्टर 17 में करेंगे। लेकिन अभी जब हम लोग चैप्टर 17 का लॉजिक नहीं जानते हैं तो हम चैप्टर 15 के ही कॉन्सेप्ट से करेंगे, यानी क्वाड्रेटिक ऑप्टिमाइजेशन। हो सकता है एग्जाम में आ सकता है इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव्स फाइंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तब तो आपको बच्चे यही मेथड करना पड़ेगा। तो ध्यान दो, पाई इज इक्वल टू सारे Q1 वाले चीजों को दिस Q1 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 सबको एक साथ लिख दो एक ब्रैकेट में, माइनस Q1 स्क्वायर और 100 माइनस 6 कितना हो गया 94Q1 प्लस माइनस Q2 स्क्वायर और 80Q2 माइनस 6Q2 कितना हो जाएगा 74Q2। पाई में करेंगे तो इधर ले लेंगे माइनस कॉमन, Q1 स्क्वायर माइनस 94Q1। अब जब नंबर में है ना तो आपके लिए समझना बच्चे आसान होगा। देखो नंबर में मैनेज करना आसान होता है ना। माइनस Q1 स्क्वायर, अब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, 94 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 47 आ जाएगा। तो प्लस 47 का स्क्वायर और माइनस 47 का स्क्वायर। ठीक है, फिर उधर आ गया माइनस Q2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू, जिन भी बच्चों को नहीं समझ में आएगा पूछ सकते हैं, वैसे लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने इस टाइप का किया था। इसको कैंसिल करोगे तो 37 आ जाएगा, इसलिए हम लोग 37 का स्क्वायर माइनस 37 का स्क्वायर कर रहे हैं। ये बचपन में मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर जो हम लोग करते थे वही वाला टेक्निक है ये, कि क्वाड्रेटिक को लिख लिया और जिसमें सिंगल पावर है x का उस चीज को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने के बाद जो बचेगा उसी का स्क्वायर एक बार ऐड करते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो पाई इज इक्वल टू माइनस, ध्यान से देखो, दिस दिस दिस, ये तीन मिल
मिलकर के परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है और यहाँ पर ये 3 मिलकर के परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं। तो पाई इज इक्वल टू Q1 माइनस 47 का स्क्वायर। यस, अच्छा, ये देखो Q2 स्क्वायर यहाँ है और Q2 एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो माइनस Q2 स्क्वायर लिख दिया। और 80 Q2 माइनस 6 Q2 कितना बचेगा? 74 Q2 बचेगा ना। ठीक है, फिर माइनस कॉमन ले लिया तो Q2 स्क्वायर तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन 74 को तो नेगेटिव करना पड़ेगा। फिर 74 को देखा तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये 37 आ गया। तो फिर 37 का स्क्वायर और 37 का स्क्वायर हमने सब्ट्रैक्ट और ऐड कर दिया। ठीक है बच्चे, आ गया समझ में अरिजीत? ठीक है, तो ये देखो अभी जो मैंने ये पहला येलो सर्कल किया, येलो सर्कल वाले तीनों एलिमेंट को मैंने लिख दिया Q1 माइनस 47 का होल स्क्वायर। और ध्यान से देखना, ये माइनस 47 स्क्वायर है, बाहर में एक माइनस है, तो क्या बन जाएगा? प्लस 47 स्क्वायर। फिर माइनस ये पूरा यहां से यहां तक क्या हो गया? Q2 माइनस 37 का स्क्वायर। फिर ये माइनस और माइनस प्लस हो गया 37 का स्क्वायर। तो पाई इज इक्वल टू माइनस Q1 माइनस 47 का स्क्वायर माइनस Q2 माइनस 37 का स्क्वायर, और ये 47 का स्क्वायर प्लस 37 का स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करना है। कैलकुलेटर, एक मिनट रुक जाओ। सिंपल कैलकुलेटर तो अलाउड होता है बच्चे, आप लोगों को साइंटिफिक नहीं है। लेकिन अब जब ऑनलाइन पेपर होगा तो अभी तो खैर पता नहीं है, क्योंकि 3-4 महीने हैं आपके पेपर में। अगर तब तक स्थिति सुधर गई तो ऑफलाइन भी हो सकता है। 47 स्क्वायर प्लस 37 स्क्वायर, दिस इज 3578। अब देखो बच्चे, मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए ये जो चीज है दिस इज गोइंग टू बी इधर नेगेटिव और जीरो, क्योंकि होल स्क्वायर के साथ माइनस है, ये भी इधर नेगेटिव और जीरो। तो इस केस में हम क्या डिसाइड कर सकते हैं, मैक्सिमा या मिनिमा? मैक्सिमम, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी लेस देन इक्वल टू जीरो, लेस देन इक्वल टू जीरो। तो इस केस में मैक्सिमम वैल्यू इसकी जीरो हो जाएगी, इसकी भी जीरो, और बच जाएगा 3578। तो हम बोलेंगे कि मैक्सिमम प्रॉफिट इज 3578। लेकिन इस 3578 को होने के लिए इस Q1 को होना पड़ेगा 47, Q2 को होना पड़ेगा 37, तभी जाकर के जीरो होगा ना। तो ये चीज जो लास्ट क्लास में आपको समझ में नहीं आता था, काफी बड़ी बड़ी चीजें नहीं हो जाती थी, B1 माइनस अल्फा समथिंग समथिंग समथिंग, अब वो नंबर के केस में आपको क्लियर हो गया होगा आसानी से कि ये हम लोग करते क्या थे कि इस ब्रैकेट को जीरो बनाना है। तो ये जीरो कब होगा, किस Q1 की वैल्यू के लिए जीरो होगा? जब हम Q1 की जगह क्या डालेंगे? 47, और Q2 की जगह क्या डालेंगे? 37। तो मैक्सिमम प्रॉफिट आ गया। अब प्राइस भी निकालना है। तो P1 फर्स्ट गुड का प्राइस है 100 माइनस Q1, और P2 है 80 माइनस Q2। सो विच Q1 एंड Q2 वी हैव टू यूज ऑप्टिमम लेवल क्वांटिटी। तो P1 विल बी 100 माइनस 47, कितना हो गया? P1 इज इक्वल टू 53 हो गया। P2 इज इक्वल टू 80 माइनस 37, 10 में से 3 गया 7, और 7 में से 3 गया 4। सो P2 इज 43, P1 इज 53, P1 इज 53, P2 इज 43। ठीक है, ये हो गया P1 और P2। लेकिन ये सब तब है नॉर्मल सिचुएशन में। नॉर्मल सिचुएशन में अब बच्चे सिचुएशन चेंज होने वाला है, स्पेशल केस। व्हेन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज मेड इलीगल, व्हेन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज मेड illegal,
यानी आपने जो प्राइस में डिस्क्रिमिनेट कर रखा है दोनों गुड्स में, ये गलत है। दोनों गुड्स के प्राइस को हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना। तो इसका मतलब है डेट इज P1 इज इक्वल टू P2, दोनों को सेम लेना है। तो क्यों ना इसको P ही ले लिया जाए, मतलब P1 की जगह भी P और P2 की जगह भी P। कोई कुछ पूछना चाह रहा है? यस। ये भी हो सकता है एक ही गुड्स के दो जगह प्राइस हो सकते हैं, तभी इन्होंने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मेड इलीगल का है। कि एक ही गुड का होता नहीं है कि नॉर्थ दिल्ली में अलग प्राइस है, साउथ दिल्ली में चले जाओ तो अलग प्राइस है, क्योंकि वहां पे रेंट वगैरह सब कुछ ज्यादा ज्यादा है साउथ दिल्ली में। तो अगर वही शूज यहाँ खरीदोगे रिबॉक का ही, तो थोड़ा सा अंतर आएगा, वहां 100-200 रुपये महंगा होगा। ठीक है, ऐसा होता है। सेम क्वांटिटी यहाँ जो प्राइस कोट किया जाएगा वही अगर वहां लोगे तो वहां महंगी चीजें मिलेंगी आपको। तो P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P ले लिया है। ये क्लियर नहीं है कि एक ही गुड का दो जगह प्राइस है या दो अलग अलग गुड्स है, बस इन्होंने दो डिमांड फंक्शन हमें दे रखे हैं। लेकिन मेरे से ज्यादा आप लोगों को वो इकोनॉमिक्स का थ्योरी पता होगा ना, क्योंकि आप लोग माइक्रो मैक्रो ज्यादा डिटेल में पढ़ते होंगे कि कब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज मेड इलीगल। हम लोग तो मैथ्स के टीचर, स्टैट्स पढ़ाते हैं, मैथ्स स्टैट्स इकोनोमेट्रिक्स। तो हम लोगों को बस ये इसमें कंफ्यूजन ही रहता है कि ये एक ही गुड का दो मार्केट में प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं या दो अलग अलग गुड्स हैं जो सेम जगह से बन रहे हैं, सेम फैक्ट्री से बन रहे हैं, लेकिन प्राइस उनका सेम होना चाहिए। ऐसा कुछ यहाँ पे क्लियर नहीं है क्वेश्चन में। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है, हमें लेना है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज मेड इलीगल, मतलब प्राइस में डिफर नहीं करना, तो दोनों प्राइस को सेम कर दिया। ठीक है, दोनों प्राइस को सेम कर दिया। तो अब जो हमारा डिमांड फंक्शन था ये, इसको P कर देंगे, इसको P कर देंगे। इधर Q1 Q2 को चेंज मत करना, Q1 Q2 तो डिफरेंट क्वांटिटी है, ये तो रहेगा ही। तो P कर देंगे। देन डिमांड फंक्शन वुड बी, then demand function is P is equal to 100 minus Q1 and P is equal to 80 minus Q2। ये देखो P is equal to 100 minus Q1, P is equal to 80 minus Q2। दोनों सेम प्राइस के लिए हो गया 100 माइनस Q1, 80 माइनस Q2। अब यहां से काम करो, जब सेम प्राइस है तो क्यों ना हम इनका RHS इक्वेट कर दे। तो 100 माइनस Q1 इज इक्वल टू 80 माइनस, या इससे बात नहीं बनेगी, इससे तो Q1 और Q2 में रिलेशनशिप आ जाएगा, उससे हम लोग क्या करेंगे, ये मत करो। हाँ, यहाँ से Q1 निकाल लो, Q1 आ जाएगा 100 माइनस P। अभी हम बता रहे हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं। Q2 निकाल लो 80 माइनस P, कर सकते हैं ऐसा। इस P को इधर लेते आए, Q1 को इधर लेते गए, इसको इधर लेते जा रहे हैं, इसको इधर लेते जा रहे हैं। तो अब टोटल क्वांटिटी कितना हो गया, टोटल क्वांटिटी Q ले लो जो कि Q1 प्लस Q2 है। तो Q विल बी इक्वल टू 100 माइनस P प्लस 80 माइनस P। देखो करना क्या चाह रहे हैं कि अब ना फंक्शन में दो प्राइस नहीं है, एक ही प्राइस है। तो दो क्वांटिटी जो है उसको भी हम अब प्राइस के रिस्पेक्ट में लेते जा रहे हैं ताकि वेरिएबल सिंगल हो जाए। तो ये देखो 180 माइनस 2P, ये आ गया हमारा डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन में भी प्राइस एज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी और क्वांटिटी में भी ऑल्सो प्राइस ऑफ फंक्शन ऑफ प्राइस, दोनों ही डिमांड फंक्शन कहलाते हैं। तो Q आ गया 180 माइनस 2P। अब हम न्यू रेवेन्यू निकालेंगे। न्यू रेवेन्यू जब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इलीगल हो रखा है तब न्यू रेवेन्यू विल बी इक्वल टू P इंटू Q। Q क्या है, टोटल क्वांटिटी। देखो ना, ये Q हमने टोटल क्वांटिटी नहीं किया था, ये Q1 प्लस Q2। तो जब दोनों का प्राइस सेम है तो Q1 प्लस Q2 को ऐड कर दो और इंटू P कर दो। तो ये हो गया P इंटू 180 माइनस 2P। So it will be 180P minus 2P square। रेवेन्यू आ गया। अब हम प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट आफ्टर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज मेड इलीगल, न्यू प्रॉफिट। तो देखो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से रेवेन्यू पे तो फर्क पड़ा था, लेकिन कॉस्ट पे थोड़ी पड़ेगा फर्क। तो न्यू प्रॉफिट जो है वो न्यू रेवेन्यू, रेवेन्यू न्यू माइनस कॉस्ट, कॉस्ट तो वही है, नई हो चाहे पुरानी हो।
क्योंकि कॉस्ट तो 6 क्या था एक बार देख लें जरा, 6 इंटू Q1 प्लस Q2, इसको तो प्राइस से कोई लेना देना नहीं है, ये तो क्वांटिटी के नंबर पे डिपेंड कर रहा था कॉस्ट। तो ये हो जाएगा न्यू रेवेन्यू है 180p माइनस 2p स्क्वायर माइनस 6 इंटू Q1 प्लस Q2। अब देखो राइट हैंड साइड पे p है, लेकिन Q1 प्लस Q2 इसको मुझे हटाना है, इतने सारे वेरिएबल को कहां से मैनेज कर पाएंगे। तो ये देखो Q1 प्लस Q2 की जगह क्या आ जाएगा, Q। तो इधर हम कर देंगे 180p माइनस 2p स्क्वायर माइनस 6q। लेकिन फिर देखो ना p और q भी आ रहा है, और यहां से मुझे दिख रहा है कि q को हम इन टर्म्स ऑफ p लिख सकते हैं, तो क्यों q रहने दे, उसको भी p में लेते जाते हैं। तो सब कुछ p में आ जाएगा, तब डिसाइड करना आसान रहेगा ना। -6 इंटू क्यू की जगह 180 माइनस 2p। तो न्यू प्रॉफिट आ जाएगा MME1 जैसा कर देना है, 180p माइनस 2p स्क्वायर माइनस 18 6 जा कितना होता है 108 और प्लस 12p माइनस 2p स्क्वायर। 12p और 180p कितना हो गया 192p माइनस 1080। दिस इज न्यू प्रॉफिट फंक्शन। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत बच्चे पूछो, इसके बाद का तो बहुत काम इजी है। ठीक है, अब जब प्रॉफिट इज फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल, तो अब हम पार्शियल डेरिवेटिव क्यों करेंगे। तो अब ये MME1 का क्वेश्चन हो गया, सीधा डी पाई बाई डी पी कर देंगे 0 फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट। तो डी पाई बाई डी पी इज इक्वल टू 0 कर देंगे, तो इस चीज को हमें डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस। प्राइस इज द ओनली वेरिएबल डिटरमाइनिंग प्रॉफिट है ना। चलो -4p प्लस 192 इज इक्वल टू 0। तो 4p इज इक्वल टू 192, p इज इक्वल टू 192 अपॉन 4, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32। तो प्राइस कितना आ गया बताओ 48। तो न्यू प्राइस जो दोनों के लिए फिक्स किया गया है वो है 48। और जरा ध्यान देना, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से पहले क्या आया था दोनों का प्राइस, ये इलीगल से पहले किसी का 53 और किसी का 43। अब हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें फायदा हुआ है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इलीगल बनाने से या नुकसान हुआ है। ये हर एक माल वाला स्कीम लगाने से हमें नुकसान हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, हम समझ नहीं पा रहे, क्योंकि एक चीज का प्राइस तो बढ़ गया लेकिन एक चीज का तो प्राइस घट गया। तो अब हम प्रॉफिट भी निकालेंगे, और पहले का जो प्रॉफिट है ये 3578 है ना, इसे कंपेयर करेंगे। तो चलो निकालते हैं। प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए P48 डाल देंगे इसमें, प्रॉफिट मैक्सिमम, प्रॉफिट मैक्सिमम प्रॉफिट विल बी इक्वल टू -2 P की जगह 48 का स्क्वायर प्लस 192 इंटू 48 माइनस 1080। तो 2 इंटू 48 का स्क्वायर। अच्छा मैंने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, आप चाहते तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक ऑप्टिमाइजेशन भी लगा सकते हो, और में क्वाड्रेटिक ऑप्टिमाइजेशन भी लगा सकते हो, वो भी तो हमने MME1 में पढ़ रखा है ना, चैप्टर 3 में। -2 कॉमन ले लेते फिर करके निकाल देते, वो भी आ जाता। प्रॉफिट मैक्सिमम में अब कर देंगे 2 इंटू 48 का स्क्वायर, तो -2 इंटू 48 का स्क्वायर, ये आएगा -4608। फिर है 192 इंटू 48 प्लस में 9216 माइनस 1080, 9216 माइनस 4608 और फिर -1080
35280। तो ये आ गया बच्चे हमारा प्रॉफिट, पता है कितना आ गया? 3528। पहले का याद है? मुझे तो नहीं याद है, मुझे फिर से पीछे जाना पड़ेगा एक बार। 3578 था। तो इसको हम जल्दी से लिख लेते हैं, नहीं तो भूल जाएंगे। 3578 और लिखेंगे बिफोर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज मेड इलीगल, बिफोर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन is made illegal, profit was, एक ही क्वेश्चन में बताओ इतना टाइम लग गया। प्रॉफिट was 3578। अब बताओ कि हमें नुकसान हुआ है या फायदा हुआ है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इलीगल करने से? लॉस हुआ है। कितने का लॉस हुआ है? हाँ, सो वी गेट लॉस ऑफ 3578 में से 3528 यानी कि 50 रुपीज का लॉस हुआ है। 50 रुपीज लॉस। ठीक है, अगर क्वांटिटी पूछा होगा तो क्वांटिटी भी निकाल देंगे, वैसे प्राइस भी हमने निकाल ही दिया है। म्यूट करो साहिल आप अपना, आवाज आ रहा है पूरा। तो ये हो गया, हमें लॉस मिल गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन बच्चे आपके पेपर में आ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेड इलीगल, अब जैसे ये एक केस बनाया, ऐसा ही कुछ और केस दे देंगे कि व्हाट हैपेंस इफ दिस एंड दिस इज दिस, तो उस केस में भी आपको आगे बढ़ते रहना, हिम्मत नहीं आना, कुछ ना कुछ आगे करते रहना। यस, पहले तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अलाउड था, तभी तो हम लोग P1 और P2 यूज कर रहे थे ना पहले वाले में। देखो ये P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P हमने सेम कब किया? सेकेंड वाले केस में, अभी जो निकाला है जिसमें 3528 आया, कम आ गया प्रॉफिट। और पहले तो हम लोग P1 और P2 कर रहे थे, तभी देखो ना दो दो प्राइस नहीं आई थी, एक 53 और एक 43। तो पहले प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वाज अलाउड, अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज मेड इलीगल, मतलब अब कानूनन जुर्म है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन लगाना, इलीगल है, तब का निकाल रहे हैं। ठीक है साहिल, आ गया समझ में? और किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? ठीक है, इसके बाद का जो टॉपिक है अब वो इन सब से थोड़ा अलग है, क्वाड्रेटिक फॉर्म्स इन टू वेरिएबल। क्वाड्रेटिक फॉर्म्स इन टू वेरिएबल्स, इससे पहले आज तक हमने ये टॉपिक नहीं पढ़ा, ये बिल्कुल न्यू है आप सबके लिए। पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है तो वो सिंगल वेरिएबल में होता था, लाइक ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। लेकिन अब क्या होगा? तो ax1 स्क्वायर प्लस बी x1 x2 और प्लस x2 स्क्वायर, इस तरीके से होगा। अब दो दो वेरिएबल होंगे, तो इसमें कुछ बातें हमें डिसाइड करनी होती है कि वेदर इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और क्या है ये। अभी एक इजी सा एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, जरा इस पे सोच विचार किया जाए। अभी मैंने आपको fxy दिया, fxy दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ध्यान रखना कि x और y आप ओरिजिन नहीं ले सकते, मतलब आपको ओरिजिन लेना अलाउड नहीं है, यानी दोनों x और y एक साथ जीरो लेना अलाउड नहीं है। तो कोई बच्चा मुझे बता सकता है fxy की वैल्यू क्या होगी? हमेशा पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, या पॉजिटिव एन इक्वल टू जीरो, या नेगेटिव एन इक्वल टू जीरो, क्या होगा ये? पॉजिटिव और जीरो नहीं होगा, क्योंकि इसको जीरो होने के लिए तो ये पॉइंट हमें लेना चाहिए था, ये तो दिया ही नहीं है कि नहीं आप ओरिजिन नहीं ले सकते। दो स्क्वायर का सम जीरो कब होता है? जब दोनों अलग अलग जीरो हो, ये भी जीरो का स्क्वायर, ये भी जीरो का स्क्वायर, तब दोनों मिलकर के जीरो बनता है। तो वो तो है नहीं। तो दिस इज, अभी मैंने इसीलिए इजी एग्जांपल लिया आपको समझाने के लिए, ये भी दो वेरिएबल में बच्चे क्वाड्रेटिक फॉर्म है। देखो ना, एक्स का भी स्क्वायर है और वाई का भी स्क्वायर है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म्स इन टू वेरिएबल्स। अब ये जो है क्वाड्रेटिक फॉर्म, ये श्योरली कोई भी बंदा इसको कह सकता है कि दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, ये कभी नेगेटिव नहीं होगा और कभी जीरो भी नहीं होगा। तो वी आर डेफिनेट अबाउट इट्स पॉजिटिवनेस। सुनो फिर से,
वी आर डेफिनेट मतलब हम बिल्कुल श्योर हैं कि ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा, इसलिए इसको एक स्पेशल नाम से जाना जाता है, दिस इज पॉजिटिव डेफिनेट। पॉजिटिव डेफिनेट, क्लियर हुआ पॉजिटिव डेफिनेट का कॉन्सेप्ट? अभी 5 कॉन्सेप्ट मुझे कराने, ये तो पहला था। दूसरा ले लो, अगर मैंने कर दिया x प्लस वाई का होल स्क्वायर, अब बताओ इसका कोई साइन बता सकते हो क्या होगा? हाँ, जीरो भी होगा। देखो जीरो जीरो लेना अलाउड नहीं है, लेकिन कभी अगर वन और माइनस वन ले लें तब जीरो नहीं हो जाएगा। देखो ना, वन माइनस वन तब तो जीरो हो जाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट एक्स और वाई के लिए भी ये जीरो हो सकता है, क्योंकि ये प्लस करके फिर होल स्क्वायर है। आ रही है बात समझ में साहिल? हाँ, तो इस ये हम बिल्कुल कह नहीं सकते, ये तो मैंने आपको चैप्टर 1 में एमएमई 1 में बताया था कि अगर कोई चीज इज इक्वल टू जीरो है तो जीरो को हम पॉजिटिव कंसीडर नहीं करते, ना ही जीरो को नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो वी आर नॉट सो मच श्योर अबाउट वेदर इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, तो बट वी आर श्योर अबाउट इट इज नॉन नेगेटिव। तो हम इसको नाम दे देते हैं पॉजिटिव सेमी डेफिनेट का। एक थोड़ा सा कंफ्यूजन जीरो ने कर दिया है, उसकी वजह से सेमी लग जाएगा। पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, ये सारे वर्ड आपको लर्न करने हैं, इससे 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, और होता बहुत इजी है, मतलब आज के बाद से आप एग्जाम तक नहीं पढ़ो तो भी चलेगा ये वाला टॉपिक। नेक्स्ट है, अब आप समझ ही गए होंगे, जब पॉजिटिव में सब कुछ हो गया तो अब नेगेटिव में ले लेते हैं। ये देखो, अब ये बताओ ये इसका साइन हमेशा क्या होगा? हमेशा ही लेस देन, हाँ, ये हमेशा ही लेस देन जीरो होगा। जीरो तो कभी होगा नहीं, इक्वल टू नहीं लगाएंगे, तो इसके साथ कौन सा वर्ड लगना चाहिए? नेगेटिव डेफिनेट। आप इसको आगे पीछे नहीं कर सकते, दैट मीन्स डेफिनेट नेगेटिव नहीं लगा सकते। पहले पॉजिटिव बोलते हैं फिर डेफिनेट, पहले पॉजिटिव फिर सेमी डेफिनेट, उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते। अपना क्रिएटिविटी मत लगाना इसमें, ठीक है? जो जैसे है वैसे ही बोलना है। नेक्स्ट इज एफ एक्स वाई। अब आप समझ ही गए होंगे कि अब हम इसमें नेगेटिव लगाने वाले हैं। यस, नहीं, डेफिनेट इंग्लिश में वर्ड हम यूज करते हैं, डेफिनेट का मतलब होता है बिल्कुल बिना कोई शर्त के, हमेशा हम बिल्कुल इसके बारे में 100% एश्योर्ड है, उसके लिए डेफिनेट वर्ड यूज करते हैं। तो सेमी डेफिनेट का मतलब है कि ये कभी कभी जीरो भी हो जा रहा है ना, और जीरो है तब तो हम चुप हो जाएंगे। जब x प्लस वाई की वैल्यू स्क्वायर जीरो आ रही है तो चुप, अरे ये पॉजिटिव तो नहीं आया, तो हल्का सा जो चुप हो जा रहे हैं उसकी वजह से सेमी वर्ड लगा दे रहे हैं, ठीक है? कभी कभी ये जीरो भी आ जा रहा है, इस वजह से सेमी, कभी कभी पॉजिटिव है कभी कभी नहीं है, इसलिए सेमी वर्ड लगा दिए। अब इधर देखो, माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो ये लेस देन इक्वल टू जीरो, मतलब माइनस लग जाने की वजह से ये नेगेटिव होगा, और ज्यादा से ज्यादा ये जीरो भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? जीरो लगने की वजह से ये हो जाएगा नेगेटिव सेमी डेफिनेट। नेगेटिव सेमी डेफिनेट। 4 केस हो चुके हैं बच्चे, अब लास्ट केस। ये सिर्फ आपको मीनिंग समझाने के लिए इजी एग्जाम्पल दिए गए, इतना इजी एग्जाम्पल पेपर में नहीं आता, अभी सिर्फ दिमाग में सेट करने के लिए इजी एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अब इसके बारे में बताओ तो जाने, इसके बारे में क्या बता सकते हो? ये हमेशा पॉजिटिव होगा या हमेशा नेगेटिव होगा या क्या होगा? हाँ, बोथ वेज, मतलब ये, हाँ, मान लो ना कभी x की जगह 5 डाल दिया, y की जगह 1 डाल दिया, तब तो पॉजिटिव आ जाएगा। उल्टा करके देखो, x की जगह 1 और y की जगह 0 भी आ जाएगा, लेकिन हाँ, 0 भी आ जाएगा 1 1 डाल करके, मतलब ये कुछ भी हो सकता है, कुछ पता ही नहीं लग रहा। तो इट मे बी ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, जीरो, सब चल रहा है। इसलिए इसके लिए एक वर्ड आता है इनडेफिनिट, मतलब ऑपोजिट ऑफ डेफिनिट। कुछ अंदेशा नहीं लग रहा तो इनडेफिनिट इसको बोलेंगे। तो ये सब तो कुछ इजी से केसेस थे जहां देख करके ही हम लोगों ने अपने ब्रेन से, इतना तो लॉजिक हम लोगों को आता है लगाने,
स्क्वायर वगैरह डिसाइड करके सीधा लॉजिकली हम लोगों ने बता दिया कि किस केस में लाई करते हैं सब। लेकिन अब जब इस टाइप के मिलेंगे तब इनके लिए हमें क्राइटेरिया सीखना पड़ेगा। अब आपको थोड़े कॉम्प्लेक्स से मिलेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bxy प्लस cy²। तो इसके लिए हमें क्राइटेरिया सीखना है कि कब ये पॉजिटिव डेफिनेट और कब सेमी डेफिनेट वगैरह ये सब होगा। तो क्राइटेरिया इसके लिए बताएंगे, लर्न करना है हमें। डिटर्मिनेंट वगैरह से निकालते हैं। नाउ सी, जब इस टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए ax² प्लस 2bxy प्लस cy², तो एक इसके आ जाने की वजह से हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे। कभी कभी a नेगेटिव हो जाएगा, c पॉजिटिव हो जाएगा, या दोनों पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब थोड़ा ये कंफ्यूजन सा हो जाता है। तब इसके लिए कुछ आपको हेल्प करके मैथमेटिशियन लोगों ने केसेस बना रखे हैं। केस 1, जब a b b c का डिटर्मिनेंट, व्हाट इज a इज कोफिशिएंट ऑफ x², b इज कोफिशिएंट ऑफ 2xy, यानी 2 से जरूर डिवाइड करना। कई बार बच्चे जैसे 5xy होता है तो उसी को b ले लेते हैं, 5 को नहीं, वो तो 2b है, b उससे निकालना पड़ेगा। फिर c, ये निकालने के बाद अगर ये पॉजिटिव आता है देन वी चेक द साइन। अगर a पॉजिटिव आ रहा है, ये वाला a, और लास्ट c भी पॉजिटिव आ रहा है, तो पता है हम इसको क्या कहते हैं? पॉजिटिव डेफिनेट हो गया। ये कहाँ से आया है इस बारे में आपको ज्यादा जानकारी लेने की जरूरत नहीं है, सीधा बस ये कंडीशंस आपको यूज कर देना है क्वेश्चन में। केस 2, इसके प्रूफ पे नहीं जाना कि हम इसी कंडीशन में क्यों बोलते हैं पॉजिटिव डेफिनेट। दूसरा देखो, a b b c अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जैसे ही इज इक्वल टू लग गया ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव सेमी डेफिनेट। फिर है केस 3, देखो चाहे पॉजिटिव डेफिनेट हो या फिर नेगेटिव डेफिनेट हो, डिटर्मिनेंट तो हर केस में पॉजिटिव ही होना चाहिए। और a अगर नेगेटिव आ रहा है, c अगर नेगेटिव आ रहा है, तो हम इसको कहते हैं नेगेटिव डेफिनेट। नेगेटिव डेफिनेट। केस 4 में है a b b c is greater than equal to 0, a is less than equal to 0, c is less than equal to 0, तब हम कहते हैं नेगेटिव सेमी डेफिनेट। अब कहोगे मैम तो फिर एक केस आपने किस लिए बचा करके रखा हुआ है? तो वो इनडेफिनेट के लिए होता है बच्चे, कि जब यही नेगेटिव आ जाए तब तो फिर आगे कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा लिख दो इनडेफिनेट का केस है ये। तो मेरे ख्याल से आपको याद हो गया होगा, क्योंकि ये वर्ड्स के अकॉर्डिंग ही सारे कंडीशन चल रहे हैं। जब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, सेमी है तो 0 भी लग जा रहा है। बस याद रखना डिटर्मिनेंट हर केस में पॉजिटिव होना चाहिए। सिर्फ एक ही केस में डिटर्मिनेंट नेगेटिव होगा, वो है इनडेफिनेट के केस में। ये सारे केसेस हो गए, तो क्वेश्चंस इनके ऊपर करें हम लोग। चलो क्वेश्चन करते हैं, तब ज्यादा क्लियर होगा ये। क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा कर दें। हाँ, क्वेश्चन 1, मैंने आपको दिया 4x² प्लस 8xy प्लस 5y²। 4x² प्लस 8xy प्लस 5y², जल्दी बताओ। तो यहाँ पर हम करेंगे कंपेयरिंग विथ, पूरा कैसे पेपर में लिखना है वो बता रहे हैं। कंपेयरिंग विथ ax² प्लस 2bxy प्लस cy², we get a is equal to 4, 2b is equal to 8 and c is equal to 5। तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 4। अब हम निकालेंगे a b b c, ये निकालते हैं ना बच्चे, a b b c। जल्दी बताओ a की वैल्यू कितनी है? 4, b की वैल्यू 4, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू 5।
5 4 जा 20 माइनस 16 कितना आ गया 4 आ गया विच इज ग्रेटर देन 0। कितनी अच्छी बात है, ये तो पॉजिटिव आ गया। और ए क्या था हमारा 4 जो कि ग्रेटर देन 0, सी भी क्या है 5 ग्रेटर देन 0, तो ये क्या आ गया पॉजिटिव डेफिनेट। क्या हो गया ये पॉजिटिव डेफिनेट। आगे बात समझ में? ये अगर समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको करो तो 6xy माइनस 9y² माइनस x²। जल्दी करो इसको। नाउ सी सबका आ गया और सबका सही आया है नेगेटिव सेमी डेफिनेट। जिनका नहीं आया है वो बच्चे देखो, इसको पहले ना आप ऐसे लिखोगे -1 × x², फिर +6 × xy -9 × y², क्योंकि पहले पोजीशन हमेशा x² का आता है। फिर कंपेयरिंग विथ ax² प्लस 2bxy प्लस cy², हमें क्या मिल रहा है वी गेट a इज इक्वल टू -1, 2b इज इक्वल टू 6 यानी b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू -9। चलो a तो नेगेटिव और नेगेटिव दिख रहा है, जरा हम लोग a b b c भी लगे हाथों निकाल लेते हैं। तो a इज -1, b इज 3, 3 और -9, तो दिस इज 1 × 9, 9 - 9 0। और जहां कहीं 0 आ जाए कोई भी एक चीज तो फिर हम इसमें क्या लिख देंगे नेगेटिव सेमी डेफिनेट, क्योंकि ये नेगेटिव था ये नेगेटिव था, नेगेटिव सेमी डेफिनेट। ठीक है, तो ये हो गया नेगेटिव सेमी डेफिनेट। अब कुछ क्वेश्चन जो है ना वो कंस्टेंट वाले भी होते हैं, लाइक स्पेशल क्वेश्चंस हैं, मतलब डेफिनेट विथ कंस्टेंट, विथ कंस्टेंट लीनियर, लीनियर कंस्टेंट के बारे में ही हमें पढ़ना है, लीनियर कंस्टेंट। तो नेक्स्ट टॉपिक इज दिस वन, यानी डेफिनेटनेस तो हमें पढ़ना है क्वाड्रेटिक फॉर्म्स, लेकिन विथ कंस्टेंट वाला, लीनियर कंस्टेंट के साथ, लीनियर कंस्टेंट के साथ। तो देखो इसमें कैसा दिखेगा हमें, क्वाड्रेटिक फॉर्म यही होगा q इज इक्वल टू ax² प्लस 2bxy प्लस cy², सब्जेक्ट टू, मतलब हमें इस कंडीशन को भी साथ साथ रखे रहना है, px प्लस qy इज इक्वल टू 0। अभी तक ऐसा नहीं मिला था ना हमें px प्लस qy इज इक्वल टू 0 वाला, खाली बस यही रहता था। अब ध्यान से देखना, इसके लिए कंडीशन क्या है कि हम निकालते हैं 0 p q p a b और q b c। इसको बच्चे हम लोग बॉर्डर्ड डिटर्मिनेंट कहते हैं। बॉर्डर डिटर्मिनेंट मतलब ये देखो ना 0 पी क्यू जैसा कॉलम है वैसा ही फर्स्ट रो भी है, तो ये एक बॉर्डर जैसा काम कर रहा है। और फिर ए बी बी सी है, इसकी वैल्यू निकालेंगे। अगर ये नेगेटिव आता है, अगर ये नेगेटिव आता है देन Q इज पॉजिटिव डेफिनेट। अब आप समझ गए होंगे बाकी के केसेस, अगर ये नेगेटिव आता है तो Q इज पॉजिटिव डेफिनेट, और अगर ये पॉजिटिव आता है तो Q इज पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव डेफिनेट। मतलब यहाँ मीनिंग के ऑपोजिट है, बस इतना ही याद रखना है। पॉजिटिव के लिए उल्टा होना चाहिए, डिटर्मिनेंट का साइन आना चाहिए नेगेटिव, और नेगेटिव के लिए आना चाहिए पॉजिटिव। तो इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे क्वेश्चन करते हैं हम लोग
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर सब्जेक्ट टू 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो लिख देंगे हेयर q इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर सब्जेक्ट टू 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो कंपेयरिंग with q is equal to ax square plus 2bxy plus cy square, we get a is equal to minus 1, 2b is equal to xy का कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो b is equal to 1/2 और c is equal to minus 1। उसके बाद से 5x minus 2y is equal to 0, that is px plus qy is equal to 0 के साथ जब कंपेयर करेंगे तो we get p is equal to 5, q is equal to minus 2। यही था ना px plus qy। हाँ, अब हम निकालेंगे। now we find the value of determinant 0 p q, here also p q, और इधर तो वही a b b c। ये a b b c तो पहले वाले जैसा ही है। यहाँ 0 डाल दिए, p की जगह 5, q की जगह -2, 5 -2, a की जगह देखो ना b और c, a is -1, b is 1/2, 1/2 -1। डिटर्मिनेंट निकालना आता है? कहोगे मैम ये क्या कह रही हैं, डिटर्मिनेंट किसको निकालने नहीं आता। ये देखो फर्स्ट रो के अबाउट निकालेंगे तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0, -5 इंटू सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो गया तो 5 इंटू -1 -5 और +1, -2 इंटू फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम गया तो 5/2 -2। सो दिस इज -5 + 1 इज -4, तो ये हो गया 20 और 5/2 में से 2 गया, 2 2 जा 4, 5 -4 इज 1, 1/2 तो -1, ये कितना आ गया 19, जो कि पॉजिटिव है। हेंस लिख देंगे कि ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म था ये पॉजिटिव आने पे क्या हो जाता है, नेगेटिव डेफिनेट, नेगेटिव डेफिनेट। ठीक है, तो कंस्टेंट वाले में सिर्फ हमें डेफिनेट का ही केस बताया गया है, सेमी डेफिनेट का नहीं है। इसमें सेमी डेफिनेट का बच्चे हमें नहीं करना। आगे बात समझ में सबको? ये कोई कुछ तो बोलो, आवाज आ रही है? मेरे स्क्रीन शेयर हो रहा है या यूं ही अकेले? ठीक है, ठीक है, तो ये तो हो गया। और इसमें जो नहीं करना है वो आपको बता देते हैं। कुछ सेक्शंस डिलीटेड हैं इसलिए आप लोग बेकार का परेशान होते रहोगे। पेज नंबर नहीं करना जो है वो है पेज नंबर डिलीटेड, नहीं करना आपको। जब आप बुक पढ़ोगे और क्वेश्चंस वगैरह अटेम्प्ट करोगे तो पेज नंबर 549 से लेकर के आगे तक नहीं है। मतलब इसमें सेक्शन दे रखा है 15.9, ये कट है। और क्वाड्रेटिक फॉर्म्स इन मेनी वेरिएबल नहीं करना, हमें सिर्फ 2 वेरिएबल का ही केस करना है। और एक एग्जाम्पल कट है, वो इकोनोमेट्रिक्स में है, इसलिए कौन सा एग्जाम्पल नंबर है, लीनियर रिग्रेशन वाला। हाँ, एग्जाम्पल 15.27, ये भी कट है क्योंकि ये आपको 4th सेम में इकोनोमेट्रिक्स में पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना। अभी बिल्कुल समझ में आएगा ही नहीं कितना भी आपको पढ़ा दिया जाए, क्योंकि आपने स्टैट्स भी नहीं पढ़ा है ना। और नहीं, रीडिंग तो बुक का ही फोटोकॉपी होता है, बुक में कोई चीज़ इरेलीवेंट तो दिया नहीं रहता। ये तो डीयू वाले डिसाइड करते हैं ना कि क्या पढ़ाना है क्या नहीं, बुक में होगा ये सब कुछ। उसके बाद से सम अदर सरफेसेस इन 3 डायमेंशनल सब स्पेस, तो 3 डायमेंशन वाले तो आपको नहीं करने ग्राफ, वो तो समझ में आ ही गया होगा। अब एक बस छोटा सा टॉपिक रहता है जो कि आप क्वेश्चन करोगे ना तो आपको परेशान कर सकता है, इसलिए जिनके पास भी रीडिंग है आप लोग निकालो।
partial derivative and tangent plane, it's on page number 528. बस अब लास्ट टॉपिक करा रहे हैं, उसके बाद से आज की क्लास खत्म हो जाएगी। कई बच्चों ने ये अटेम्प्ट भी किया होगा, हो सकता है उन्हें नहीं समझ में आया होगा। 15.17 सबके बुक में होगा, ये हो सकता है नए वाले रीडिंग में पेज नंबर थोड़ा आगे पीछे हो। वैसे मेरे पास जो बुक है वो डीयू के जिस एडिशन की बात करते हैं उसी एडिशन की बुक है। मिल गया सबको एग्जाम्पल 15.17? इसमें से कोई ऐसे बच्चे भी हैं जिनके पास रीडिंग नहीं है अभी, या बुक नहीं है? अच्छा ठीक है, तो चलो फिर एग्जाम्पल हम पूरा समझाते हैं। और जिनके पास बुक है अपने बुक में देखो, कंसीडर फिगर 15.15। फिगर देखो इनका कैसा है। ग्राफ फिर बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे हो जाए तो इतना इतना चलेगा। इट्स लाइक दिस वे। नहीं, लाइट ब्लू कलर नहीं है। अच्छा ठीक है, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है 3। जिनके पास बुक है मैच करना 4 5 6। और जब इधर से चलेंगे तो बहुत मोटा मोटा हो जा रहा है, रुक जाओ। इधर से कितना लेना है? 5 लेना है। 1 2 3 4 5। ठीक है, दिस इज 1 2 3 4 5। और इधर है 1 2 3 4 5 6। अब जो ग्राफ है वो हमारा 3 और 3.2, मतलब ये सेंटर के अबाउट है। एंड इट्स लाइक दिस वे, इट्स लाइक दिस वे। और एक दूसरा जो निकला है वो 2 2 के कॉर्नर से पास कर रहा है और इधर पास कर रहा है इससे। तो बस यही है कि बुक रहता तो आसान हो जाता। ये लेवल का बच्चे हमें गिवन है। तीसरा जो है वो 1 1 से क्रॉस कर रहा है, 1 1 से नहीं 1 2 से। एक इस पॉइंट से इसको निकालना है, एक इस पॉइंट से निकालना है, और आगे चल के 4 4 4 4 से निकालना है। सो इट्स लाइक दिस वे। से निकल करके, चलो जो आगे पीछे होगा थोड़ा सा ग्राफ में अगर होगा तो वो हम समझा देंगे उसी टाइम। और बाकी का फिर पी पॉइंट जो है वो 4 2 पर है, 4 2 पर पी पॉइंट है। एंड क्यू पॉइंट इज दिस वन, ये है क्यू, ये है पी। पी पॉइंट का लेवल कर्व इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, अब देखो सबका जेड दे रखा है, इसका जेड दिया हुआ है, जेड इज इक्वल टू 2। थोड़ा आगे चल के दिया हुआ है, 1 मिनट। जेड इज इक्वल टू 2 मतलब सबसे बाहर वाला 2 पे है, फिर उसके अंदर वाला जेड इज इक्वल टू 4, मतलब हाइट बढ़ती चली जा रही है। यानी 2 पे सबसे बड़ा सर्कल, 4 पे जा रहे हैं तो उससे छोटा सर्कल, फिर 6 पे जा रहे हैं तो उससे छोटा सर्कल है बच्चे, और फिर 8 पे सबसे छोटा वाला सर्कल। फिगर सबको समझ में आ गया? ये फिगर हमें दिया हुआ है, लेवल कर्व का फिगर है। तो कंसीडर फिगर शोइंग सम लेवल कर्व फॉर द फंक्शन z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। ठीक है, z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई का लेवल कर्व है। ठीक है, हमें समझ में आ गया। पूछा है फर्स्ट पार्ट में साइन ऑफ एफ एक्स डैश एक्स वाई एंड एफ वाई डैश एक्स वाई एट पी एंड क्यू।
P एंड Q पे, एट P एट Q, ध्यान से देखो, P पॉइंट पे आप हो, P पॉइंट पे आप हो, आपको देखना है fx डैश। fx डैश का मतलब क्या होता है बच्चे? fx डैश का मतलब होता है कि अगर हम x में 1 यूनिट आगे बढ़ रहे हैं विदाउट चेंजिंग द y वैल्यू, x में 1 यूनिट आगे बढ़ रहे हैं, तो यहां ध्यान दो, p पे आप हो तो आप किस x के सामने हो? 2 के सामने है। दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। पॉइंट p पे x है 2, जरा आप 3 पे चलो, इससे आप 3 पे आओ। ये ग्राफ ना थोड़ा सा यहां से क्रॉस किया है, इसको सही कर लो। इट्स लाइक दिस वे, यहां से क्रॉस कर रहा है, तो रुक जाओ, मुझे ना पुराना वाला इरेज करने, हाँ। तो अब आपको बताना है कि जब आप x में 1 यूनिट आगे गए, y में नहीं जाना, खाली x में जा रहे हो 1 यूनिट आगे, तो आपको कौन सा z मिला? p पे हमारा z था कितना? 2, ये देखो, और फिर आप पहुंच गए z इज इक्वल टू 4 पे, तो z में इंक्रीमेंट हुआ है या डिक्रीमेंट हुआ है? नहीं समझ में आ रहा क्या? आवाज आ रही है मेरे बच्चे आप लोगों को? समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं? पॉइंट पी पे है, नहीं समझ में आ रहा तो बोलो, फिर दूसरे तरीके से समझाएंगे। लेवल कर्व पे हम पॉइंट, हाँ ध्यान से सुनो, पॉइंट पी पे है, इन्होंने पूछा है एफ एक्स डैश। एफ एक्स डैश का मतलब होता है कि आप y को मत कंसीडर करो, खाली x में 1 यूनिट आगे बढ़ो। ठीक है, हम लोग x के अलोंग 1 यूनिट आगे बढ़ गए, तो जब हम x के अलोंग 1 यूनिट आगे बढ़े तो z इज इक्वल टू 2 से लेकर के z इज इक्वल टू 4 पे गए, व्हेन वी व्हेन वी व्हेन वी इंक्रीज्ड x बाय 1। तो ये तो इंक्रीमेंट हुआ ना, इंक्रीज हो गया, इसलिए हम कहेंगे कि एफ एक्स डैश क्या है बताओ? पॉजिटिव है। बात आई समझ में? एफ एक्स डैश कहलाएगा पॉजिटिव, क्योंकि जेड की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, हमें फंक्शन की वैल्यू देखनी है, यानी जेड की वैल्यू से मतलब है कि एक्स 1 बढ़ाने से जेड बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो जेड इज इंक्रीजिंग, दैट्स व्हाई इट्स पार्शियल डेरिवेटिव विल बी पॉजिटिव। अब जरा वाई के बारे में बात करो। अगर आप पी पॉइंट से वाई एक्सिस के लॉन्ग आगे जाते हो, तो जैसा ट्रेंड दिख रहा है, जैसा ट्रेंड दिख रहा है वैसे तो आप इसके पहले वाले लेवल कर्व पे पहुंच गए, यानी ग्राउंड लेवल पे पहुंच गए। ये सब किसके लिए है? जेड इज इक्वल टू 0 के लिए। लेवल कर्व के अलावा जितने भी रीजन है हर जगह ग्राउंड लेवल है, यानी जेड इज इक्वल टू 0 है। तो आप थे पहले जेड इज इक्वल टू 2 और पहुंच गए जेड इज इक्वल टू 0 पे, तो आपका क्या हो जाएगा? कम हुआ है या बढ़ा है? कम, डिक्रीज हुआ है। तो हम लिखेंगे एफ वाई डैश इज नेगेटिव, किस पॉइंट पे? एट पॉइंट पी। एट पॉइंट पी एफ एक्स डैश इज पॉजिटिव एंड एफ वाई डैश इज नेगेटिव। नाउ एट पॉइंट क्यू आप लोग जरा सोच के बताओ, ये लो पॉइंट क्यू ये रहा, इससे एक आगे गए, तो अब बताओ जेड इंक्रीज हुआ है या कम हुआ है? ये भी एक्चुअली में यहीं से पास कर रहा है ग्राफ, तो 1 बढ़ने से जेड इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है? क्योंकि सबसे बाहर वाला, ये देखो सबसे बाहर वाला जिसको अभी हम येलो से कर रहे हैं, सबसे बाहर वाले के लिए जेड हर जगह Z2 है। अब ब्लू से कर रहे हैं, सेकंड वाले कर्व के लिए हर जगह जेड की वैल्यू कितनी है? 4 है। पहले वाले के लिए हर जगह 2 है, तो आप 4 से 2 पे गए हो, तो डिक्रीज हुआ है, तो हम लिखेंगे एफ एक्स डैश इज नेगेटिव। एफ एक्स डैश इज नेगेटिव। अब जरा आप वाई एक्सिस के लॉन्ग बढ़ो, ऊपर जा रहे हैं 1 यूनिट, तो आप किस पे पहुंच रहे हो? थर्ड वाले पे पहुंच रहे हो, थर्ड वाले पे।
थर्ड वाले का z है 6, यानी आप 4 से 6 पे पहुंच गए, तो एफ वाई डैश क्या हो गया बताओ, पॉजिटिव। समझ में आई बात, ये साइन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑन द लेवल कर्व। मुझे कुछ यस सुनने को नहीं मिल रहे हैं, क्या बात है, ये टॉपिक इतना डिफिकल्ट लग रहा है आप लोगों को? हेलो, मेरी आवाज जा रही है सबको? आ रहा है ना समझ में, तो यस बोलने में क्या जाता है? सीधी सी बात है, जब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स देखना है तो आप हॉरिजेंटली 1 यूनिट आगे जाओ, जेड इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव लिख दो, जेड डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव लिख दो, लेवल कर्व की वैल्यू से पता लगेगा। और अगर ये एक लेवल कर्व है और इसके लिए लिख दिया z इज इक्वल टू 4, तो हर जगह z इज इक्वल टू 4 है, यानी ये 1 2 3 4, 4 वाले हाइट पे ये लेवल कर्व बन रहा है, तो हर जगह हाइट कितनी होगी, z इज इक्वल टू 4 ही होगी हर जगह। इसलिए हम ये देखते हैं कि ये z इज इक्वल टू 2 से z इज इक्वल टू 4 है, ये z इज इक्वल टू 4 से z इज इक्वल टू 6 है, ये z इज इक्वल टू 6 से z इज इक्वल टू 8 है। ठीक है, अब इसका सेकेंड पार्ट देखो, व्हाट आर द सॉल्यूशन ऑफ द टू इक्वेशन। सॉल्यूशन पूछा है, किसका सॉल्यूशन पूछा है, जस्ट अ मिनट, सॉल्यूशन पूछा है एफ 3y इज इक्वल टू 4 एंड एफ एक्स 4 इज इक्वल टू 6। ध्यान से सुनो, ये जानना चाह रहे हैं कि जब x की वैल्यू 3 है और z की वैल्यू 4 है तो y कितना होगा, यानी जब x की वैल्यू 3 है, z की वैल्यू 4 है तो y कितना होगा। और इसमें जानना चाह रहे हैं कि जब y की वैल्यू 4 है, z की वैल्यू 6 है तो x कितना होगा, x 3 और z 4। देखो जरा लेवल कर्व देखो, x 3 ये रहा, z 4 वाला लेवल कर्व कौन सा है, कलर मैंने 3 लेवल कर्व के बनाए हैं, एक येलो एक ब्लू एक ग्रीन। z इज इक्वल टू 4 कौन सा लेवल कर्व है, ब्लू वाला है। तो ब्लू वाले के सामने देखो ना 3 पे क्या मिल रहा है हमें, तो एक तो ये पॉइंट मिला और एक ये भी पॉइंट मिल रहा है ना, जो कि किसके सामने है, z इज इक्वल टू, ये देखो z इज इक्वल टू 3 के सामने दो जगह पे कट कर रहा है। तो वी हैव टू सॉल्यूशंस, एक तो x इज इक्वल टू 3 पे y 1 आ रहा है, और यहाँ पर देखो तो एग्जैक्टली कट कर रहा है, हाँ y 4 आ रहा है, मतलब 4 और 1 दोनों सॉल्यूशन मिल रहे हैं। तो हम लिख देंगे y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 4 ऑल्सो। अब दूसरे में देखो कि जब y 4 है और z 6 है, y 4 के सामने चलना है और z 6 मतलब कौन से कलर का लेवल कर्व, तो मुझे तो नहीं लग रहा कि z इज इक्वल टू 4 के सामने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन कहीं भी ग्रीन वाले को कट कर रही है, कट कर सकती है क्या, तो नो सॉल्यूशन लिखेंगे, क्योंकि ये y इज इक्वल टू 4 उसके सामने कभी आ ही नहीं रहा है, तो नो सॉल्यूशन। ठीक है बच्चे, चलो देख लेते हैं। इसको किस कलर से निकाले, रेड कलर से देखो स्केच करते हैं, y इज इक्वल टू 4, देखो रेड कलर से मैंने स्केच किया, कहीं भी नहीं मुझे ग्रीन कलर पे इंटरसेक्ट करता हुआ दिखा। हाँ ठीक है, तो y के सामने देखेंगे ना y इज इक्वल टू 4। अब सी पार्ट, नाउ सी द सी पार्ट, व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू, इन्होंने बोला है लार्जेस्ट वैल्यू निकालने के लिए सच दैट एफ एक्स वाई कैन अटेन, largest value such that fxy can attain when x is equal to 2, and for which y does this maximum occur, क्वेश्चन ये है, and for which y
डज दिस मैक्सिमम अकर। अब ध्यान से देखो, हमें लार्जेस्ट वैल्यू एफ एक्स वाई यानी किसकी, जेड की निकालनी है। जब x इज इक्वल टू 2 हो तो इधर आ जाओ, ये देखो x इज इक्वल टू 2 है, इसके सामने में मुझे कोई और कलर का ग्राफ लेना पड़ेगा। कौन सा कलर ले लें जो हम लोगों ने यूज नहीं किया है, ये ले लेते हैं पिंक कलर। इधर देखो x इज इक्वल टू 2 के सामने ये मैंने पिंक कलर बनाया, कुछ पता ही नहीं चल रहा ना, चलो साइड साइड से बना देते हैं। ये देखो पिंक कलर बनाया, कितने जगह पर जेड मिल रहा है, एक ये मिला जेड, एक ये मिला जेड, यहाँ पे टच कर रहा है क्या, हाँ, एक ये मिला जेड, एक ये मिला जेड, एक ये मिला जेड, यानी ये x इज इक्वल टू 2 येलो वाले लेवल कर्व को भी कट कर रहा है, ब्लू वाले लेवल कर्व को भी कट कर रहा है, और ग्रीन वाले को भी टच कर रहा है। ग्राफ में देखोगे तो यानी x इज इक्वल टू 2 पे आपको z इज इक्वल टू, सबसे बाहर वाला क्या 2 सबसे पहली बार मिला, 2 के बाद z इज इक्वल टू 4 भी मिला, और फिर z इज इक्वल टू 8 भी मिला। तीनों वैल्यूज मिल रही है 2 4 6, और 8 नहीं, 8 नहीं मिल रहा है, 8 वाला तो ये है छोटू सा, ये तो अंदर में, ये तो x इज इक्वल टू 2 के सामने आ भी नहीं रहा। तो फॉर x इज इक्वल टू 2 देयर आर 3 वैल्यूज ऑफ z पॉसिबल, 2 4 6, तो उसमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो लिखेंगे यहाँ पर फॉर x इज इक्वल टू 2, फॉर x इज इक्वल टू 2 we get 3z, z is equal to 2 4 6, hence out of all these 3z, z is equal to 6 is maximum। देखो बच्चे इस क्वेश्चन में क्या था, फिर से देखो, ये जो पिंक कलर की लाइन जा रही है देख रहे हो, x इज इक्वल टू 2 के सामने मैंने स्केच किया, इसमें पूछा है कि x इज इक्वल टू 2 के सामने, यस वजीहा आप ही लोगों के लिए बता रहे हैं जो बच्चे लेट से ज्वाइन किए हो, क्वेश्चन में पूछा है कि x इज इक्वल टू 2 के लिए मैक्सिमम z कितना आ रहा है। तो x इज इक्वल टू 2 ने हर लेवल कर्व को कट किया है, येलो वाले को भी, ब्लू वाले को भी, और ग्रीन वाले को भी, और अंदर में जो ब्लैक वाला है लेवल कर्व ये वाला, उसको कट नहीं कर पाए क्योंकि वो बहुत छोटा सा है। तो इसने z इज इक्वल टू 2 को भी कट किया है, 4 को भी कट किया है, 6 को भी कट किया है, 8 को नहीं किया है। तो 2 4 6 में से सबसे बड़ी वैल्यू z की कौन सी है, 6 है, तो हम लिखेंगे मैक्सिमम z हमें मिल रहा है 6। किस पॉइंट पे मिल रहा है, 6 तो ग्रीन वाला है ना, इस पॉइंट पे मिल रहा है, और इसके सामने y कौन सा है, 2 है, तो इस पॉइंट पे मिल रहा है और इसके सामने y 2 है। तो इन्होंने पूछा है कि किस y के लिए हो रहा है, तो हम y की वैल्यू नहीं लिख देंगे, एंड फॉर दिस y इज इक्वल टू 2। समझ में आ गई बात सभी को, y क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आई बात सभी को ये, तो इसमें 3 पार्ट थे, पार्शियल डेरिवेटिव को साइन को चेक करना, फिर सॉल्यूशन निकालना, फिर सॉल्यूशन के बेसिस पे मैक्सिमम मिनिमम और एक्स वाई को डिसाइड करना कि किसके सामने कौन सी वैल्यू है। इसके बेसिस पे आप एक्सरसाइज में जो 2 क्वेश्चन दे रखे हैं वो दोनों करोगे टेंजेंट प्लेन वाली एक्सरसाइज में, और मेरी तरफ से पूरा चैप्टर 15 के कॉन्सेप्ट्स हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास से डाउट शुरू होगा, डाउट में आप असाइनमेंट के क्वेश्चंस करना और बुक के भी करना, सैटरडे संडे पूरा है आपके पास। बुक का करने से फायदा ये होगा कि मैंने सारे बुक के इसके क्वेश्चंस मैंने हैमंड के सॉल्व कर रखे हैं, तो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा वहाँ, ठीक है। सॉल्यूशन भले ही पेपर वाला होगा या क्या होगा मुझे पता नहीं है, पुराने वाले वीडियोस होंगे, लेकिन सॉल्व मैंने कर रखा है तो आप उसी में देख लेना। और उसके बाद से जो भी डाउट होंगे मंडे से हम लोग उन डाउट्स को करेंगे, ठीक है। मंडे से हम लोग पहले उन डाउट्स को करेंगे क्योंकि चैप्टर 15 में पहले डाउट्स करना जरूरी है, देन वी कैन मूव ऑन चैप्टर 16। ये सेमेस्टर 1 जैसा नहीं है कि बस चैप्टर चैप्टर करते चले जा रहे हैं, एक बार में 6 चैप्टर के डाउट कर रहे हैं, वैसी बातें नहीं है। और इसमें नेचर ऑफ गुड्स के बारे में इसमें नहीं डिस्कस किया है मैंने, चैप्टर 16 में किया है, वो कॉम्पिटिटिव और सब्सटीट्यूटिव गुड्स इन सब के बारे में, कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में,
तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उसका देखेंगे हम लोग चैप्टर 16 में। तो चैप्टर 16 इज गोइंग टू बी वेरी लेंदी एंड द टफेस्ट चैप्टर ऑफ एमएमई 2। तो उसके लिए हमें पहले चैप्टर 15 में अपनी पूरी प्रिपरेशन बना लेनी होगी, इसलिए हम बार बार फोकस कर रहे हैं। और चैप्टर 15 को मैंने बड़े आराम आराम से पढ़ाया है आपको, ताकि ज़्यादा लंबा पढ़ा हुआ चीज़ ज़्यादा लंबे समय तक याद भी होता है, तो आपकी पूरी मेमोरी में बनी रहे। और क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना सैटरडे संडे, मेरी बात याद रखना। जो भी बच्चे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे देखना उनको चैप्टर 16 कितना इजी लगेगा और बड़े आसानी से समझ में आएगा। जो बच्चे नहीं करेंगे फिर उनको चैप्टर 16 टफ लगेगा। इसलिए आप जैसे भी मैनेज कर सकते हो, 2 दिन है आपके पास, आप चैप्टर 15 को पूरा रिवाइज कर जाओ और पूरे एक्सरसाइज को भी कर जाओ। ठीक है बच्चे, और किसी को कुछ पूछना है? बुक के कौन से क्वेश्चन बताए थे मतलब? हाँ वो उसी में जो ये एग्जाम्पल है ना 15.17, उसके बाद से टेंजेंट प्लेन है और फिर उसके बाद से है ये एक्सरसाइज जो है। मेरे वाले बुक में तो पेज नंबर 531 है, वो आपको दिख जाएगा ना, ऐसे वाले लेवल कर्व है। ठीक है, ऐसे दे रखा है और एक लाइन ऐसे निकाला हुआ है। ये पेज नंबर मेरे बुक में 531 है, उसमें टोटल 4 क्वेश्चन है, वो वाली एक्सरसाइज करनी है आपको। वैसे तो आपको बुक के सारे एक्सरसाइज करने हैं, लेकिन जितना हो पाए उतना करना। टॉपिक्स जरूर रिवाइज कर लेना। किसी और को कुछ पूछना है? नहीं? तो मीटिंग खत्म करें, कल परसों ऑफ है, लेकिन ऑफ जो है वो सोने के लिए या कहीं घूमने फिरने के लिए नहीं है, पढ़ने के लिए दिया गया है। अब तो कोरोना के केसेस भी बढ़ रहे हैं, तो फिर से घूमना फिरना बंद। अब घर में ही लॉकडाउन हो जाओ, तभी बच पाओगे। अब स्थिति बहुत खराब हो रही है, पिछले बार से ज़्यादा ही खराब स्थिति है, लेकिन लोग इसमें हैबिट अपनी बना चुके हैं, तो उतना हम लोग इसको नहीं समझ पा रहे हैं, बट इट्स मोर डेंजरस देन द प्रीवियस ईयर। तो अपने आप को घर में लॉक करें। और ये हमारा सिस्टम बहुत बढ़िया है, सभी बच्चे मुझे बहुत इंटेलिजेंट मिले पढ़ने वाले, इसलिए मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो बच्चे मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। किसी और को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो बच्चे। रुक जाओ, मुझे क्लास खत्म करने तो फिर आप पूछना। ओके बच्चे, बाय।